हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है एंड यू आर गिविंग योर 100% फॉर द मेंस प्रिपरेशंस। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड नॉट डिलेइंग एनी फर्दर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कंप्लीट जॉब प्रोफाइल ऑफ AEO in ED, that is Assistant Enforcement Officer in Enforcement Directorate. Okay. So in this video we'll talk first about the selection procedure कि इसमें selection किस तरीके से होगा। उसके बाद हम बात करेंगे about the complete job profile कि इसमें AEO का क्या काम रहता है बेसिकली। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके promotional aspects क्या क्या हैं। AEO अगले फर्दर प्रमोशंस किस किस पोस्ट पे कितने कितने टाइम में ले सकता है। उसके बाद हम सैलरीज और पर्क्स की बात करेंगे एंड एट लास्ट विल टॉक अबाउट द ट्रांसफर्स इन द जॉब। Once we are done with the complete job analysis, we'll talk about the possible pros and cons associated with the job so that you can easily take your decision based on the pros and cons whether it is going to apply to you or not. Okay, चलिए विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर स्टार्ट करते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्या होता है, एक एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है जिसमें फर्दर प्री और मेंस टीयर 1 और टीयर 2 जिसको बोलते हैं, दो एग्जाम्स होते हैं। टीयर 1 दैट इज प्री, वो क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें ऐड नहीं होते हैं। ठीक है। तो जो प्री होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं इक्वल मार्क्स के, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, दैट इज रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ओके। सो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको और 1 आवर का टाइम मिलता है आपको। इन फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉर स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स विल गेट 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा। ठीक है। जो टीयर 1 होता है उसकी कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीयर 2 दैट इज मेंस में बैठने के लिए। मेंस में क्या होता है, 3 सेक्शंस बने होते हैं और मेंस में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना जरूरी है एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना जरूरी है। अब सेक्शन 1 जो होता है वो क्या होता है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स होती है उसमें, और सेक्शन 2 जो होता है उसमें इंग्लिश और जीके होती है, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होती है। सेक्शन 3 जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट उसके जो मार्क्स होते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर से नहीं ऐड होते हैं। ठीक है। बट अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सेक्शन 3 को और सेक्शन 1 और 2 के जो टोटल मार्क्स हैं उसमें आप मान लो फॉर एग्जाम्पल टॉपर भी हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। सो यू हैव टू क्वालिफाई द सेक्शन 3 ऑल्सो। जब आपका टीयर 2 हो जाता है उसके बाद कुछ 1 to 2 आवर के गैप के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें 2000 वर्ड्स पर 15 मिनट के अराउंड आपको टाइप करने होते हैं। तो वो एक नॉमिनल स्पीड है, इतनी नहीं है। आप अगर रेगुलर 1-2 महीने प्रैक्टिस करोगे तो उससे हो जाएगा। सो वंस यू आर डन विद द टीयर 2 उसके बाद क्या होता है कि आपसे एक प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाता है। सब लोगों से जिन्होंने मेंस दिया होता है, टीयर 2 दिया होता है, उन सबसे प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाता है फॉर द पोस्ट प्रेफरेंस। तो जो भी आपकी पोस्ट होती हैं, सेलेक्टेड पोस्ट होती हैं, उनकी आप प्रेफरेंस डालते हो। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट में जो मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई करते हैं वो कैंडिडेट, है ना, उनको एक पोस्ट अलॉट हो जाती है। उसके बाद उन कैंडिडेट्स को क्या आता है, सेकंड प्रेफरेंस फॉर्म आता है जो कि स्टेट प्रेफरेंस के लिए किया, यानी कि आप सेलेक्टेड पोस्ट जो आपकी है, फॉर एग्जांपल अगर आप एयू इन ईडी सेलेक्ट हो जाते हो तो आप ये देखो कि एयू इन ईडी जो है उसकी वैकेंसी कौन कौन से स्टेट में कैसे कैसे है, तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप वो स्टेट फिल कर देते हो। ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपको स्टेट अलॉट होता है और फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करानी होती है और वही लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। तो ये तो था कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर इससे भी ज़्यादा आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in उस पर जाके भी आप देख सकते हो। उसके अलावा अभी 24 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आउट है सीजीएल का, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, तो उससे प्रीटी मच आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पे काम करते हैं, वैसे ही ईडी जो होती है उसमें टोटल 3 एक्ट होते हैं। 3 एक्ट के अंडर अगर आपने कोई भी तरह का ऑफेंस किया होता है तो उन सब जो मैटर्स होते हैं उनसे डील करने के लिए आपके सामने ईडी होती है। जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड किया है, किसी भी तरह का कोई इश्यू है, सो विल डील विद इट। सिमिलरली जो ईडी होती है वो 3 एक्ट पे काम करती है। एक होता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक होता है पीएमएलए, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एक और होता है अभी जो बहुत टाइम पहले नहीं, आई गेस 2018 या 2019 में ही ऐड हुआ है, ये
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे विजय माल्या साहब हैं, वो 10-11 हज़ार करोड़ का यहाँ पे घोटाला करके देश से भाग गए हैं, तो वो क्या है, फ्यूजिटिव है, किसके लिए, इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए। तो इस तरह के जो मैटर होते हैं उनके साथ भी ईडी डील करती है, ठीक है। तो ये 3 एक्ट होते हैं। सो विल नॉट गो डीपर इनटू द एक्ट्स, एक्ट के बारे में हम डीप में बात नहीं करेंगे, हम मोटा मोटा बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, ठीक है। तो जो ईडी होती है ना, उसमें फर्दर कई सारी विंग्स बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, इंटेलिजेंस भी होती है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन नाम से ही पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन वो होती है जब जैसे ये रेड वाला जो सिस्टम है ना, जैसे कि ईडी का छापा पड़ गया, ये वाली न्यूज़ आप सुनते हो, ये वाला काम इन्वेस्टिगेशन का रहता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में तो सारा पर्सनल मैनेज होता है, वो सारे डिपार्टमेंट में रहता है, जैसे कि कौन कहाँ पे पोस्टिंग होगा, सैलरी का देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का देखते हैं, वो सारा एडमिन से, मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अगर ईडी को किसी और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके सर्टेन इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके इनपुट्स चाहिए किसी केस के रिगार्डिंग, तो दो बिटवीन द डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन का काम रहता है। और इंटेलिजेंस में क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम रहता है, इंटेलिजेंस का काम रहता है, जो कि क्या करती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, और वो काम करते हैं कि किसी भी चीज़ से लिंक है कि नहीं है, रेस में किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइम मेंशन है कि नहीं है। अगर इंटेलिजेंस से कोई इंटेलिजेंस आती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को पास ऑन होती है, और इन्वेस्टिगेशन उसको डेवलप करके पूरा केस डेवलप करता है, और पूरा केस जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उस पर्टिकुलर बंदे पे रेड होती है, ठीक है। तो मेजरली ये काम होता है ईडी का, ठीक है। अब जो एयू होते हैं उनका क्या काम होता है, तो एयू क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस में है तो गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस विल बी देयर जॉब, राइट, ठीक है। कि मान लो कोई टिप मिल गई उनको किसी भी जगह से कि हाँ, जो भी फलाना आदमी है, द सो एंड सो पर्सन, ये किसी ना किसी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, एक चेन होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल पर्सन कैन डू इट, इट हैज़ टू बी इन अ चेन, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मल्टीपल प्लेसेस और मल्टीपल समटाइम्स इन कंट्रीज में भी होती है, ठीक है। तो इस चेन को रोकने के लिए बहुत सारे जो इनपुट्स हैं हमें मिलते रहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मानो कि हमने इनकम टैक्स में कोई रेड करी, ठीक है, वहाँ से हमें पता चला कि इस बंदे ने, है ना, कुछ पैसे का लेन देन इस तरीके से किया है विच इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि मेरे पास कुछ 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मुझे वो ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी है तो मैं किसी भी ऑफिशियल चैनल से उसको इधर से उधर नहीं बेच सकती, तो मुझे मनी लॉन्ड्रर को ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मेरे पे रेड होगी और अगर मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी डायरी में ये दिख गया कि मैंने फलाने फलाने आदमी की हेल्प लेके ये करा है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स रेड में हमें मिली है, वो इन्फॉर्मेशन हमारी ड्यूटी होती है कि हम पास ऑन कर दें किसको, ईडी को, सो दैट दे कैन एक्ट अपॉन इट, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है ना, कोऑर्डिनेशन ब्रांच संभालती है, जब हम उनको दे देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं, ठीक है। अब गैदरिंग इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन में आप हो तो वहाँ पे सर्चेज होंगी, तो सर्च को मैनेज करना भी काम होता है, ठीक है। जब सर्च होती हैं तो क्या करते हैं, हम बहुत सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जिस घर में हम जाते हैं सर्च करने के लिए, वहाँ पे जितने लोग हैं हम सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उनसे लाइन ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उनके जो आंसर होते हैं वो उनको हम टाइप करते हैं, फाइनली जब पूरा स्टेटमेंट रेडी हो जाता है तो उसका प्रिंट लेके हर एक पेज पे उनसे साइन लेते हैं, सो दैट दे कैन नॉट डिनाई लेटर कि ये उन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। तो स्टेटमेंट का जो रिकॉर्डिंग का काम होता है वो ईओ का होता है, ठीक है। अब किसी तरह का सीजर करना पड़ गया, ठीक है, कुछ बहुत सारी वहाँ पे बुक्स और अकाउंट्स पड़े हुए हैं, उनको सीज करना पड़ गया, या कुछ इलीगल कैश पड़ा हुआ है ना, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ज्वेलरी पड़ी हुई है, या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल पड़े हुए हैं, तो उनको हम सीज कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें शो नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। तो वो सीजर डॉक्यूमेंट्स बनाना और सीजर का काम जो होता है वो भी एयू का होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जितनी भी मिसलेनियस कंप्लेंट्स आती रहती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में हम टीईपीज वगैरह बोल देते हैं उनको, सिमिलरली वहाँ पे भी कंप्लेंट्स आती रहती हैं, वो उन कंप्लेंट्स को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अगर कोई सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन आती है तो उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन पे काम करके माइट बी की सर्च भी कर दें उस पर, और कई इंफॉर्मेशन बड़ी जनरल और वेग होती हैं तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो करता है वो कौन करता है, एयू करता है।
तो जब ऐसे लोग इन्वेस्टिगेट हो जाते हैं उसके बाद उनके अगेंस्ट क्या चलती है, प्रोसीडिंग्स चलती है कोर्ट में, ठीक है। तो उन सबके कंप्लेंट मैनेजमेंट का काम, एविडेंस गैदरिंग का काम, उनको सब्सटेंशियल एविडेंसेस देने का काम, ये सारे काम कहाँ से कोऑर्डिनेट होते हैं, ईडी के जो ऑफिसर्स होते हैं वहीं से होते हैं, और एओ इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल दोज एक्टिविटीज ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद अब जो कोऑर्डिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन में सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट, बैंक्स के साथ भी, बैंक्स क्या करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो अकाउंट है इसमें ये बंदा बोल रहा है कि गवर्नमेंट टीचर है, लेकिन जो इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो करोड़ों के हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ लुक इनटू द अकाउंट, है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई इकोनॉमिक फ्रॉड होने का हमें कोई भी डाउट होता है, तो क्या करते हैं, उस पर फर्दर एक्ट करते हैं, ठीक है। लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़, ठीक है, वो भी अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह का उनको कोई डाउटफुल केस लगता है, तो वो ईडी वाले लोगों को वो इन्फॉर्म कर देते हैं, ईडी पीपल गेट लाइक कीप इन टच विद दोज रेवेन्यू अथॉरिटीज ऑल्सो, ठीक है। बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके साथ भी वो कंटिन्यूस टच में रहते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस हो तो उनके साथ शेयर हो सके, ठीक है, आरटीओज वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जो एयू इन ईडी की पोस्ट होती है ना, वो बड़ी ही यू इन अ वर्ड यू कैन से बड़ी एडवेंचरस होती है, ठीक है, बट उसमें तो आपको बहुत ही ट्रमेंडस प्रेशर के अंदर काम करना पड़ता है। तो जो बंदा एयू इन ईडी ऑप्ट करता है उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे तो अंडर प्रेशर काम करना है, और उसकी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो इस जॉब के साथ जस्टिफाई कर सकें। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी इसके लिए ऑप्ट नहीं कर सकता, बट आपको पता होना चाहिए वॉट यू आर गेटिंग इनटू, ठीक है। क्योंकि अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बताऊं तो एईओ इन ईडी या फिर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर इटसेल्फ, जिसकी सारी सारी जितनी भी पोस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वर्क डिमांडिंग जॉब हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहूँ ना कि एईओ का काम क्या रहता है, ठीक है, तो ईडी का काम क्या होता है, एनफोर्समेंट ऑफ इकोनॉमिक लॉज होता है, ठीक है। तो उसके एनफोर्समेंट के लिए उसको पर्सनल चाहिए होते हैं, एक चेन ऑफ कमांड चाहिए होती है, जिसमें एयू का क्रूशल रोल होता है, क्योंकि मोस्टली वो ग्राउंड लेवल पे है, उससे नीचे का स्टाफ तो सिर्फ क्लरिकल वर्क में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का काम रहता है, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम रहता है, जो इंटेलिजेंस आ गई उसका एनालिसिस, डेटा एनालिसिस इज मस्ट, विदाउट एन proper analysis of data you cannot develop a case, so analyzing data is also a crucial part of the job, ठीक है। उसके अलावा फील्ड वर्क रहता है, फील्ड वर्क का मतलब क्या है, जैसे आप रेड के लिए जा रहे हो, वो फील्ड वर्क है। रेड से पहले आप रेकी कर रहे हो, रेकी क्या होती है, जैसे मान लो मुझे पता चला कि एक ये सो एंड सो बंदा है जो कि शायद सर्टेन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो क्या होता है कई दिनों तक उसका पीछा किया जाता है अनोनिमसली, ठीक है, कि उसको पता ना चले। तो देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या उसकी टाइमिंग है, कहाँ कहाँ पॉसिबल लोगों से वो मिल रहा है, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, तो इसको रेकी बोलते हैं। और हम फाइनलाइज करते हैं कि इस बंदे का ये परमानेंट एड्रेस है और ये इसका शायद बिजनेस एड्रेस है, तो वो दोनों एड्रेस हम जब तक 100% श्योर नहीं हो जाते तब तक उसकी रेकी करते हैं। उसके बाद जब श्योर हो गए तो क्या होता है, जब रेड होती है ना, तो दोनों एड्रेस उस रेड में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों एड्रेस पे जाके भी एक एक टीम रेड करेगी कि वहाँ से भी पॉसिबल डॉक्यूमेंटेशन या पैसा या कुछ तो मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये होता है फील्ड वर्क। उसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग, अब जब इतना कुछ हो रहा है तो सब चीज़ों की रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटीज़ को होती है, तो रिपोर्ट राइटिंग का काम भी रहता है, हर एक चैनल पे रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग्स, जब ऐसे बंदों को हम ढूंढ लेते हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, तो ऑब्वियसली जो कोर्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस होती हैं उसमें प्रोसीडिंग्स चलती हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स में जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होता है वो एईओज या ईओज ये लोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस कि भाई इस तरह के इकोनॉमिक फ्रॉड से आप दूर रहिए, या फिर अगर आप करते हैं तो सो एंड सो रेपरकशन हो सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इस जॉब के लिए आपको अच्छे एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, गुड डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, ठीक है, इंटेग्रिटी और एथिक्स होने चाहिए, तो क्या करते हो आप इस जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ये तो था मोटा मोटा इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो एईओ की
या फिर हमारी इनकम टैक्स वालों की या जीएसटी वालों की, जो भी ये सारे जॉब प्रोफाइल है ना, एक तरीके से सिमिलर होते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम, फिर इन्वेस्टिगेशन का काम, फिर रेड्स का काम, रिपोर्टिंग का काम, लीगल प्रोसीडिंग्स का काम, ये सारे सारे डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। बट जो ईडी होती है वो बड़े ही बड़े केसेस पे काम करती है, जो पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस्ड लोग होते हैं उनके साथ भी, और बड़ी बिजनेस टाइकून्स भी जो कि प्रोबेबल मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा प्रेशर देने वाली जॉब होती है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एओ इन ईडी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, एडवेंचरस और बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप इंटेग्रिटी वाइज बहुत अच्छे हो तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस डिपार्टमेंट में, अदरवाइज तो बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट। तो ये तो था जॉब प्रोफाइल के बारे में। होपफुली आपको थोड़ा समझ में आ गया हो, मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। होपफुली मैंने डिलीवर किया हो जो आपको जानने की ज़रूरत हो, ठीक है। चलिए, अब अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो एईओ क्या होता है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है। वहाँ से उसका नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर बनता है, ठीक है। और एनफोर्समेंट ऑफिसर बनने में उसको अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 years का टाइम लगता है, ठीक है। अगेन प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैटर करती है, नो डाउट, लेकिन मोस्टली हर जगह 2 to 4 years में इसका प्रमोशन हो जाता है। ईओ से नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे होता है। उसमें फिर से 4 to 6 years का टाइम बोलते हैं। 4 to 6 years में हालांकि उतना इजी नहीं है, बट सिंस ईडी क्या है, ईडी में हाल फिलहाल काम बहुत ज़्यादा और लोग बहुत कम है, तो वो जो चीज़ है ना वो फास्टर प्रमोशन को प्रमोट कर रही है बेसिकली। तो एज ऑन डेट अच्छे प्रमोशंस हैं, तो आप प्रमोशन वाइज अगर देखना चाहें तो भी आप इस पोस्ट को चूज कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर से फिर आप वैसे ही डेप्यूटी डायरेक्टर बनते हो, डेप्यूटी डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर बनते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मोस्टली जो इसमें प्रमोशन होते हैं वो लगभग लगभग टाइमली हो ही जाते हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है अगेन वो फिर एक आईआरएस पोस्ट बन जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, वन मोर थिंग कि जैसे इनकम टैक्स में या फिर जीएसटी में, तो या फिर एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या होता है, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं अगर आप प्रमोशन भी चाहते हो तो भी, और अगर आप इंक्रीमेंट्स भी चाहते हो तो भी। बट ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे ईडी में आपको कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी फॉर सम पीपल मे बी इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि बहुत पढ़ाई करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमें और पढ़ाई नहीं करनी है। तो उनके लिए एक प्रोबेबल बहुत अच्छी चीज़ मे बी हो सकती है ये कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स इसमें नहीं होते हैं, और प्रमोशंस भी कंपैरेटिवली बेटर हैं एज ऑन डेट। मे बी जब तक सफिशिएंट स्टाफ नहीं हो जाता तब तक इसके प्रमोशन अच्छे रहेंगे, ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं सैलरीज एंड पर्क्स की, ठीक है। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो इसका मतलब इसकी बेसिक सैलरी वही 44,900 रुपीज़ होती है, ठीक है। डीए क्या है, एज एट प्रेजेंट डीए की जो रेट है वो 50% है, तो इसका मतलब 44,900 का 50% 22,450 रुपीज़ हो जाएगा। एच आर ए कितना है, 30% है। फॉर एक्स सिटीज़ तो 13,470 रुपये इसका एच हो जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 रुपये की। अब यहाँ तक तो है ना सेम है, सारी की सारी जितनी भी सीजीएल में 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उसमें ये जो सैलरी स्लैब है ये सब में सेम है। अब ईडी में क्या है, एक एक्स्ट्रा उनको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जिसको बोलते हैं वो मिलता है, और वो क्या होता है, वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी है, 44,900 रुपये, तो उसका 20% इनको हर महीने स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। दैट इज 8,980 रुपये। तो ग्रोस सैलरी आपकी जो होती है अप्रोक्सीमेटली 93,400 रुपीज़ होती है। और अगर मैं डिडक्शन ले लूँ जैसे एनपीएस वगैरह की डिडक्शन, सीजीएचएस की डिडक्शन और मिसलेनियस डिडक्शन, तो अप्रोक्सीमेटली 83-84,000 सैलरी इन हैंड आपको मिलती है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड अमाउंट, ओके। और जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ती जाती है तो आपका अलाउंस भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसी का 20% आपको मिलता है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा पर्क्स इसके सेम ही होते हैं जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होते हैं। सीजीएचएस के लिए आप एलिजिबल होते हो, क्वार्टर्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है, कितने अवेलेबल हैं आपको अलॉट होते चले जाते हैं। उसके अलावा इसमें भी चाइल्ड केयर अलाउंसेस मिलते हैं, इसमें भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं वो सारी इस पोस्ट को भी मिलती हैं, ठीक है। तो सीसीए जो होता है वही 27,000 पर ईयर पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन, और हॉस्टल अलाउंसेस में अगर मैं बात करूँ तो वही 81,000 पर ईयर पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी HTC LTC का सिनेरियो रहता है, होम ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफर्स की। ईडी में जो ऑफिसेज होते हैं वो जोन्स में बटे होते हैं, ठीक है। जैसे सब जोनल ऑफिसेज होते हैं, जोनल ऑफिसेज होते हैं, रीजनल ऑफिसेज होते हैं, हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली में ही है, ठीक है। बट इसके जो सारे ऑफिसेज होते हैं वो मेजरली बहुत ही कैपिटल सिटीज़ में होते हैं या बहुत अच्छी सिटीज़ में होते हैं, ठीक है। जेड में तो होते ही नहीं है, एक्स और वाई सिटीज़ में ही होते हैं, ठीक है। तो इस जॉब की एक अच्छी बात ये है कि हमेशा आप एक अच्छी सिटी में पोस्टेड होते हो, आपको कभी भी सब अर्बन एरियाज में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं ट्रांसफर्स की बात करूं तो क्या होता है, ये उस हिसाब से भी आप मे बी सोच सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स में एट प्रेजेंट आप जहाँ पोस्ट हो जाते हो उस रीजन से बाहर ट्रांसफर नहीं है, या एक्साइज की जितनी भी पोस्ट हैं, ये सीबीआईसी की जितनी भी पोस्ट हैं, तीनों की तीनों, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो, जिस पर्टिकुलर रीजन में आप पोस्टेड हो जाते हो वहाँ से आपको ट्रांसफर नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर 3 साल में आपका ट्रांसफर होता है टू अ न्यू प्लेस, और मैक्सिमम एक जगह आप सिर्फ 7 साल तक रह सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ में पोस्ट हो भी जाते हो तो यू कैन होप कि अगले 3 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इन अ वे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी लाइकिंग का प्लेस नहीं भी मिलता है तो आफ्टर 3 इयर्स और सो मे भी आपको अपनी डिजायर्ड जगह जो भी है वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाए, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें डेपुटेशन, ठीक है। डेपुटेशन में क्या होता है, ईडी वाले नॉर्मली नहीं जाते हैं, जैसे हम लोग ईडी में डेपुटेशन के लिए से आ सकते हैं। तो इन अ वे अगर एयू इन ईडी में हमें सिलेक्शन चाहिए तो हम इनकम टैक्स में अपना प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद जो ईडी होती है उसमें डेपुटेशन अप्लाई कर सकते हैं, और ईडी में डेपुटेशन ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप जाके वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डेपुटेशन ईडी में लगा दिया तो यहाँ से अगर मेरी एप्लीकेशन ईडी में चली जाती है तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से ऊपर और 15 लोगों ने लगा रखा है तो 16वां नंबर मेरा, जैसे ही वो 15 लोगों का या तो डेपुटेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, जो भी है उनका कंक्लूड हो गया, तो फिर मेरा नंबर आ जाएगा। फिर वो 3 प्रेफरेंस मांगते हैं कि आप कहाँ पोस्ट होना चाहते हो, बट जरूरी नहीं है कि वो ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो वो एक ऑलवेज रिस्क होता है, और वंस दे एक्सेप्ट एंड दे कॉल यू फॉर द ज्वाइनिंग, आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपको डेपुटेशन लगाना होता है, और आपको 3 साल फिर कंप्लीट करके ही वापसी आना पड़ेगा, आप पहले नहीं आ सकते हो। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारा था एयू इन ईडी के बारे में, ठीक है। होपफुली मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हर डाउट पूरी कोशिश करूंगी कि सॉल्व कर सकूं, ठीक है। अब अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ ना, तो सबसे पहले हम प्रोज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ईडी में जो जॉब है ये बहुत पावरफुल जॉब है, क्योंकि ईडी की जो कैपेबिलिटीज और एरिया ऑफ कवरेज है वो बहुत वास्ट है, ठीक है। और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं ना, ये उनके साथ भी डील करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल पोस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रमोशन है ना वो थोड़े फास्ट है। जैसे हमें 6-7 साल बाद आईटीओ मिलता है और उसके 10-12 साल बाद नेक्स्ट प्रमोशन मिलता है, इसमें 2 से 4 साल बाद आप ईओ बन जाते हो, और उसमें 4 से 6 साल बाद आप एडी बन जाते हो, विच इज़ वेरी 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 गुड। तो प्रमोशन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो सैलरी है उसमें 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है एज स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, आपको 20% ऑफ बेसिक, जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ती जाएगी आपका अलाउंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो इन अ वे मॉनेटरी बेनिफिट भी अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो सारी की सारी एक्स और वाई सिटीज़ में ही होती हैं, तो आपको कभी भी
छोटी जगह है या सब अर्बन एरियाज जिसको बोलते हैं, जिसको नहीं पसंद हो तो वो नहीं जाएगा। तो जिस बंदे को ये चाहिए कि वो हमेशा सिटीज़ में पोस्टेड होए, तो वो इस जॉब के लिए ऑप्ट कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो ट्रांसफर होते हैं, एवरी 3 ईयर यू विल गेट द ट्रांसफर एंड मैक्सिमम फॉर 7 ईयर्स यू कैन गेट पोस्टिंग इन अ सिंगल प्लेस। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका फॉर एग्जांपल साउथ में या कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाता है जहाँ आपको नहीं चाहिए, तो आप होप कर सकते हो कि 3 से 4 साल 5 साल में आपका ट्रांसफर डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता इसमें। तो जो बच्चे आगे जाके पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होना भी एक बहुत बड़ा प्रो है। अगर जिसको ये चीज़ किसी इन अ वे कोई प्रॉब्लम लगती है, जो भी है, तो ये हैं इसके सारे प्रोज। अब अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, तो अगेन जो ट्रांसफर आपके लिए प्रो था वो कौन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं आपके। हर 3-4 साल में आपको एक नई जगह जाके रिलोकेट होना पड़ेगा, अपने घर को पूरा का पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और इन अ वे पॉजिटिव भी है। ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है कि वो आपके लिए प्रो है कि कौन है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें जो वर्कलोड है ना, वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्कलोड है। ठीक है। इट्स लाइक कि हफ्ते में आपको लगेगा आप 7 दिन काम कर रहे हो। ठीक है। और आप छुट्टी या लीव्स नहीं क्लेम कर सकते कि ये तो संडे है, मैं तो नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। नो, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है। अगर काम है तो आपको आना पड़ेगा। अगर वो अलाउ कर रहे हैं, काम नहीं है, तो मे बी आप छुट्टी ले सकते हो, बट यू कैन नॉट क्लेम इट एज योर राइट। ठीक है। उसके बाद सोशल रिकॉग्निशन है ना, शायद उतनी नहीं है जितनी फॉर एग्जांपल जीएसटी वालों की या इनकम टैक्स वालों की। सोशल रिकॉग्निशन मैं बोल रही हूँ, हाइप जिसको बोलते हैं सोसाइटी में, वो उतना नहीं है, बट ये जॉब बहुत अच्छी है। और इसका कौन ये है कि इतना पावरफुल और अच्छी जॉब होने के बावजूद इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। इट्स अ नो यूनिफॉर्म जॉब। तो अगर किसी को यूनिफॉर्म जॉब पसंद है, तो मे बी वो इस जॉब को ना सेलेक्ट करें। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो दिस जॉब इज़ अ बिग नो। अगर आप फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस जॉब को बिल्कुल मत सेलेक्ट कीजिए। ये फर्दर स्टडीज़ के लिए नहीं है। ठीक है। तो ये थे इसके प्रोबेबल कॉन्स। होपफुली आपको आपका डिसीजन मेक करने के लिए ये हेल्पफुल रहें और आप अपना राइट डिसीजन ले पाएँ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच आई हैव गिवन यू। Hope it helped, guys. Thank you so much. Thank you so much for listening. Bye bye.